हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रमचय पूरा किया था। क्रमचय के एक्सरसाइज किए थे और थोड़ा सा कंडीशनल परमुटेशन भी देखा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशंस या संचय। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद एक एक्सरसाइज है क्रमचय के इस टॉपिक के बाद, इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है 7.4 और उसके बाद मिसलीनियस है। मिसलीनियस मतलब विविध प्रश्नावली। लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के, वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसलिए विविध प्रश्नावली जो है, जो मिसलीनियस एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करना बहुत ज़रूरी है। और केवल इसी चैप्टर में नहीं, सारे चैप्टर्स में मिसलीनियस वाली एक्सरसाइज वो बच्चों आपके लिए करने के लिए होती है। आप अपने आप से उस एक्सरसाइज को आप ज़रूर लगाया करें और उससे जो भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, उसे टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन या संचय। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि इस कुर्ते के साथ एक हमारे पास पिंक कलर का कुर्ता है, तो इसके साथ किस कलर का शलवार लें, कॉम्बिनेशन बनाएं। या हमारे पास हम पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग करने के लिए हम कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ? ग्रुपिंग, है ना, कि किस कलर के साथ कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा खिलेगा, कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा मैच करेगा। आप रंगोली बनाते हैं तो वहाँ पे भी आप कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं। या जब आप पढ़ने के बाद आप कहीं इंटरव्यू देने या पढ़ाई पूरी होती है, आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं टीचिंग जॉब के लिए, सपोज कीजिए आप गए, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि आप किस ग्रुप से हैं। आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो आपको फिजिक्स और मैथ्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है। आप बायो ग्रुप से हैं तो आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए सिलेक्ट किया जाता है। आप अगर आर्ट्स से हैं तो आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ? एक्चुअली ग्रुप, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनीशन इंग्लिश में मैंने इसलिए लिख के रखी है कि इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगी डेफिनीशन, कि ईच ऑफ द ग्रुप्स और सिलेक्शंस, ये कीवर्ड है, ठीक है। ग्रुप कैसे बनेगा? सेलेक्ट करके ना, आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर आप उससे आर्ट्स ग्रुप या साइंस ग्रुप या कॉमर्स ग्रुप में जाते हैं। तो ईच ऑफ द ग्रुप्स और सिलेक्शन which can be made by taking some or all of a number of objects without reference to the order of the object, without के बिना, reference of the order of the object in each group is called combination, ठीक है। जब हम लोग क्रमचय पढ़ रहे थे तो उसमें बार बार हम लिख रहे थे क्रमचय मतलब क्रम युक्त चयन, है ना, विद ऑर्डर। और ये क्या है? विदाउट ऑर्डर। संचय में हम जो सिलेक्शन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसमें हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। तो दी गई वस्तुओं में कुछ या सभी को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान न रखते हुए, ठीक है, क्रम का ध्यान न रखते हुए जितने विभिन्न समूह बनाए जा सकते हैं, उनमें प्रत्येक समूह को संचय कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ क्रमचय और संचय का? कि जब क्रम को ध्यान में रखते हुए चयन करते हैं तो वो क्रमचय होता है, परमुटेशन होता है। और जब क्रम को ध्यान में न रखते हुए चयन करते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे अरेंजमेंट्स की बात होती है, तरीकों की बात होती है, वहां पे हम परमुटेशन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जहां सिलेक्शन की बात होती है, चयन की बात होती है, वहां पर हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है। चयन चाहे आप हिंदी इंग्लिश मैथ्स कहिए, या आप मैथ्स इंग्लिश हिंदी कहिए, या आप इंग्लिश हिंदी मैथ्स हिंदी इंग्लिश कहिए, सब एक ही चीज है, क्योंकि हर बार सिर्फ यही 3 सब्जेक्ट्स का आप नाम ले रहे हैं, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स का, चाहे वो आप किसी भी ऑर्डर में ले रहे हैं। तो ये सिलेक्शन हुआ, इसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। एक फिर वही पुराना उदाहरण लेंगे हम, कि अगर हमारे पास ए, बी और सी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें एक टाइम पर 2 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है, एट अ टाइम हमें 2 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। तो n इज इक्वल टू 3 है, टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स है, और एक बार में हम 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। तो क्रमचयों की संख्या कितनी होगी?
क्रमचयों की संख्या, ये बराबर NPR इज इक्वल टू 3P2, यानी फैक्टोरियल 3/3 माइनस 2 का फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल होता है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 3 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 1, तो ये भी 1 हो गया। तो इट इज इक्वल टू 6 कॉम्बिनेशन इसके क्रमचय बन सकते हैं। कैसे 6 अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? AB बन सकता है, BA बन सकता है, फिर BC बन सकता है, CB बन सकता है, AC बन सकता है और CA बन सकता है। AB 1 2 3 4 5 6 क्रमचय के दृष्टिकोण से AB और BA ये तो अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि यहाँ A पहले आया है फिर B आया है, यहाँ पे B पहले आया है फिर A आया है। अगर ये नंबर्स होते तो आप देखते कि अगर सपोज कीजिए A इज ग्रेटर देन B है, तो A से B की तरफ जा रहे हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह होता, और B से A की ओर जा रहे हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर की तरह होता। तो इस तरह से इसके 6 कॉम्बिनेशन 6 परमुटेशंस बन रहे हैं। लेकिन अगर हम संचयों की संख्या निकालें, संचयों की संख्या बराबर संचयों की संख्या कितनी होगी? देखो अब यहाँ पर जब क्रमचय कर रहे थे तो AB और BA 2 अलग अलग क्रम थे ना, तो 2 क्रमचय हो रहे थे। लेकिन संचय की दृष्टि से AB और BA ये दोनों सेम हैं, चाहे A को पहले रखें या B को पहले रखें। AB जो ग्रुप है BA भी वही ग्रुप है, क्योंकि इसमें भी दोनों एलिमेंट A और B हैं और इसमें भी दोनों एलिमेंट A और B ही हैं। तो पहला संचय हो गया AB, फिर BC और CB ये दोनों भी एक ही ग्रुप हैं, और ऐसे ही AC और CA भी एक ही ग्रुप है, क्योंकि AC भी A और C से बना है और CA भी A और C से बना है, और क्रम का ध्यान हमें यहाँ पे रखना नहीं है। तो संचयों की संख्या हो गई AB, BC और CA यानी 3। संचयों की संख्या 3 हो गई। ठीक है, ये इतने संचय हो गए, तो संचयों की संख्या बराबर 3 हो गई। कौन कौन सी? AB, BC और AC। तो मतलब क्या हुआ कि अगर R एक बार में हम R यहाँ 2 है ना, R की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो अगर एक बार में हम 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं 3 में से, तो क्या मतलब हुआ कि दोनों के अरेंजमेंट्स का हो गया क्रमचय फैक्टोरियल 2 इंटू एक बार लेने का कॉम्बिनेशन को हम लिखते हैं NCR से। ठीक है, NCR। तो इट इज इक्वल टू परमुटेशंस। ठीक है, जितने एलिमेंट्स हम एक बार में, इसको अगर हम R ही लिख दें तो जितने एलिमेंट्स हम एक बार में ले रहे हैं, अगर 2 ले रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 हो गया, एक बार में 3 ले रहे हैं तो फैक्टोरियल 3 हो गया। यानी फैक्टोरियल R इंटू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ परमुटेशंस होता है। यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ परमुटेशन अपॉन फैक्टोरियल R। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल होल अपॉन फैक्टोरियल r। इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का। यानी अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और एक टाइम पे हम r ऑब्जेक्ट्स लेते हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो जाता है संचयों की संख्या बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम सभी n के n ही पूरे ऑब्जेक्ट्स ही एक बार में ले लें, यानी r इक्वल टू भी n हो जाए, तो क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r की जगह फैक्टोरियल n इंटू n माइनस n का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। तो इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो इससे ये कट गया और ये हो गया 1 अपॉन 1। इट इज इक्वल टू 1। NCN की वैल्यू 1 के बराबर होती है।
ठीक है। और NC0 की वैल्यू कितनी होती है? NC0 की हम कुछ भी ना लें, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हम सेलेक्ट ना करें, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, मतलब 0 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, यानी n माइनस 0 का फैक्टोरियल। इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 0 का फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल हो गया फैक्टोरियल n, कट गया। इट इज इक्वल टू अगेन 1। तो NCn इज इक्वल्स टू 1 एंड NC0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन कि अगर हम किसी दिए हुए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से सेलेक्ट करते हैं विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को कंसीडर बिना किए हुए, तो हमें उस समय जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स मिलते हैं उसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसके साथ कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको प्रूफ जिसका आपको आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी आपने देखा कि अगर हम एक भी ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करते हैं तो भी हमारा कॉम्बिनेशन डिफाइंड है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि n से ज़्यादा तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, n ही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। Now come to the corollaries. The first is, दो हम लोग कर चुके हैं कि NCn is equal to 1 and another is NC0 is also equal to 1। ये रिजल्ट्स आप याद रखिएगा क्योंकि इसके आगे वाले जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे बाइनोमियल, उसमें इन कोफिशिएंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। Then come to the next, that is NCR is equal to NCn minus r। NCR is equal to NCn minus r, इसको प्रूफ करना है। तो हम RHS लेते हैं, RHS is equal to NCn minus r। It is equal to कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन r की जगह क्या है n माइनस आर, सो n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की जगह तो n ही था, लेकिन r की जगह n माइनस आर था, तो जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे हम n माइनस आर रखेंगे। तो इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, और इसका ब्रैकेट ओपन करें तो n माइनस n और माइनस इंटू माइनस प्लस r का फैक्टोरियल, प्लस n माइनस n कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। किसकी वैल्यू है, NCR की, सो इट इज इक्वल टू NCR। सो NCn माइनस r इज इक्वल टू NCR। प्रूव्ड। इस थ्योरम का यूज हम करते हैं जब हमारे पास बड़े नंबर्स होते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपको लिखना है, वैल्यू निकालनी है 11C9 की, तो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू 11 माइनस 9 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा ना। ये कैलकुलेशन बड़ा होगा, लेकिन आप इसे सीधे सीधे 11Cn इज इक्वल टू 11C 11 माइनस 9 लिख सकते हैं, है ना। NCn माइनस आर, NCnR इज इक्वल टू NCn 11 माइनस आर।
तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 11C2। तो 11C2 देखिए फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 11 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 9। तो ये बहुत जल्दी से कट जाएगा 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन 2 का तो 2 इंटू 1 2 ही होगा, फैक्टोरियल 9 कट गया, 2 5 ज़ा 10, इसकी वैल्यू आ गई 55। और ये वाला कैलकुलेशन आप देखिए आंसर सेम ही आएगा, फैक्टोरियल 11 तो फैक्टोरियल 11 इंटू ये फैक्टोरियल 11 को ओपन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये 55 ही आएगा। ये तो अभी थोड़ा छोटा हमने n और r लिया था, इससे बड़े भी जब नंबर्स आते हैं तो भी आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट कोरोलरी इज कि इफ, तीसरा, यदि NCA इज इक्वल टू NCB दिया है तो या तो क्या होगा कि A इज इक्वल टू B, NCA इज इक्वल टू NCB, तो या तो NA इज इक्वल टू B या और क्या होगा N इज इक्वल टू A प्लस B। अगर NCA इज इक्वल टू NCB दो कॉम्बिनेशंस आपस में इक्वल दिए गए हैं तो या तो A इज इक्वल टू B होगा, और अगर ऐसा नहीं है, अगर A इक्वल टू B नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब N की जो वैल्यू है वो A प्लस B के बराबर होगी। कैसे? NCA इज इक्वल टू NCB लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहा है कि दोनों N बराबर हैं तो A इज इक्वल टू B होगा। या फिर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, NCB को हम NCN माइनस B लिख सकते हैं, अभी जो हम लोगों ने प्रूफ किया था उससे कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, उस फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि NCN माइनस B। तो आइदर अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो इट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B, और अगर हम NCA इज इक्वल टू NCN माइनस B लेते हैं तो इट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू N माइनस B। सो N इक्वल टू B, इधर A की तरफ आ जाएगा A प्लस B। ठीक है, तो आइदर A इज इक्वल टू B और N इज इक्वल टू A प्लस B। इस पर एक हम एग्जाम्पल लें, अगर जैसे दिया है NC5 इज इक्वल टू NC7, ठीक है, और यहाँ आपको बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर तो n इक्वल दिख रहा है लेकिन a और b बराबर नहीं है, 5 इज नॉट इक्वल टू 7, तो देयरफॉर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है तो ये वाली जरूर करेगी, है ना, और अगर ये वाली नहीं कर रही है तो ये वाली जरूर करेगी। तो सिंस 5 इज नॉट इक्वल टू 7 देयरफॉर n इज इक्वल टू 5 प्लस 7 इट इज इक्वल टू 12, यानी n इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक अगला है पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम कुछ किताबों में इस नाम से है और कुछ किताबों में डायरेक्टली दिया हुआ है फॉर्मूला ही कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ठीक है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? LHS लेते हैं, LHS इज इक्वल टू क्या दिया है NCR प्लस NCR माइनस 1,
सो इट इज इक्वल टू NCR की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल n इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n में से कितना माइनस होगा, r माइनस 1 का फैक्टोरियल. सो इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल. ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कई बार डिस्कस किया है इस चीज को, है ना, प्लस फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल. आप देख रहे हैं दोनों में r माइनस 1 का फैक्टोरियल मिल जाएगा तो हमें कॉमन लेने में आसान रहेगा ना. और यहाँ से जब हम ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n माइनस आर प्लस 1, है ना, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल. इट इज यहाँ पे n माइनस आर का फैक्टोरियल छूट गया, n माइनस आर का फैक्टोरियल. इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल. इसको हम ऐसे ही रहने दें, n माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल. और यहाँ से n माइनस आर प्लस 1 को अगर हम फैक्टोरियल नोटिफिकेशन में चेंज करें, मतलब इसको अगर ब्रेक करें तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल. तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल. ठीक, फैक्टोरियल n और इसे r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल. फैक्टोरियल r को हम r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल ले सकते हैं. चेंजेस इस टर्म में करेंगे कि फैक्टोरियल n अपॉन आर माइनस 1 का फैक्टोरियल था और इसको जब ब्रेक करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल ना, तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, इट विल बी n माइनस आर का फैक्टोरियल. ठीक है, देखो अब फैक्टोरियल n दोनों में है, अपॉन में r माइनस 1 का फैक्टोरियल दोनों में है, n माइनस आर का फैक्टोरियल दोनों में है ना. तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल. तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन r, ये पूरा टर्म आ गया कॉमन में, और प्लस यहाँ से बचेगा 1 अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल बाहर चला गया, r माइनस 1 का फैक्टोरियल बाहर चला गया, n माइनस आर प्लस 1. सो इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल. यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, n माइनस आर प्लस 1 इंटू आर एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो गया n माइनस आर प्लस 1 और प्लस ये पूरा कट जाएगा तो प्लस आर, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया. इट इज इक्वल टू ऊपर बचा n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन नीचे क्या बचा r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और क्या बचा n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल. सो इट इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि n प्लस 1 के फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल. प्लस 1 माइनस 1 कट के n बचेगा, अपॉन r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया फैक्टोरियल r, और n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल मतलब हो गया n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना है, फैक्टोरियल r इंटू ये जो टर्म है नीचे n माइनस आर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना.
n माइनस आर प्लस 1 था, यहाँ पे पीछे आया था n माइनस आर प्लस 1, तो n प्लस 1 एक साथ कर दिया, माइनस आर को अलग कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला कैसा बना, इट इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू RHS। अगर आपको पहली बार में ये समझ में ना आए तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप बस कैलकुलेशन करते जाना है बच्चों, ठीक है। और इससे आप पास्कल्स लॉ या पास्कल के नियम को प्रूव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पे, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज पहला एग्जाम्पल लें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 12C7। 12C7 n इक्वल टू क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 12 और r इक्वल टू 7। फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n की जगह 12, C r की जगह 7 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 और 12 माइनस 7 इज फैक्टोरियल 5। सो इट इज इक्वल टू 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, है ना। 7, 8, 9, 10, 11, 12 फैक्टोरियल 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, हाँ 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये कट गया। इट इज़ इक्वल टू बचा कितना 11 इंटू 9 इंटू 8, सो इट इज़ इक्वल टू 11 इंटू 9 8 ज़ा 72, 11 2 ज़ा 22 कैरी 2, 11 7 ज़ा 77 और 2 79, सो 792 इज योर आंसर, ठीक है। एक तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालनी होती है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है जैसे दिया हुआ है कि NC12 इज इक्वल टू NC16, फाइंड द वैल्यू ऑफ n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यदि NCA इज इक्वल टू NCB होता है तो या तो A इज इक्वल टू B होता है या N इक्वल टू A प्लस B होता है, दोनों में से कोई एक ज़रूर होता है। तो सिंस 12 इज नॉट इक्वल टू 16, 12 16 के बराबर नहीं है, यानी ये पहला वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर दूसरा कंडीशन कौन सा, n इज इक्वल टू a प्लस b, सो इट इज इक्वल टू 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 28, सो n इज इक्वल टू 28, इट इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2NC3 इज 2 अनुपात NC2 इज इक्वल टू 12:1 दिया है, तो हमें n की वैल्यू निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कॉम्बिनेशंस में बहुत आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2NC3 अपॉन NC2 इज इक्वल टू 12/1। तो 2NC3 की वैल्यू फॉर्मूले से ही रखेंगे सीधे सीधे, 2n का फैक्टोरियल, ध्यान रहिए 2 अलग नहीं हो जाएगा, 2n लिखा है मतलब पूरे 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल होल अपॉन, जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा NC2 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये NC2 की वैल्यू हो गई। इट इज इक्वल टू 12/1, तो इट इज इक्वल टू, अब इसको
होल अपॉन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा 2n, 2n का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को हम 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इट इज़ इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब यहाँ से फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, अब देखो यहाँ पर 2n को हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2n को 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, और नीचे कितना है 2n माइनस 1, एक एक माइनस करते जा रहे हैं तो 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल होल अपॉन 3 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू ऊपर कितना है n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 या 12। 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल कट गया, n माइनस 2 का फैक्टोरियल से n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट गया, ये बचा 2n इंटू 2n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो n माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। अब n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कट गया, n से n कट गया, तो यहाँ क्या बचा 2 इंटू 2n माइनस 1, सॉरी 2 टू द 4, 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, सो 2n इज इक्वल टू 9, ये इधर जाएगा प्लस 1 10 हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 और n इज इक्वल टू 5। ठीक है, बस बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करते जाना है आपको, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आपका क्वेश्चन भी सही होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आपके पास जो भी साइड बुक है और जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उससे आप पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि डू द मिसलीनियस, विविध प्रश्नावली ज़रूर कीजिए और उसमें जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसे आप क्वेरी सेशन में पूछ लीजिए। ठीक है, टिल देन कीप गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय।